अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब। बहुत शुक्रिया तरीन साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो बजट पेश किया गया उसका हजम 8,487 अरब रुपये है। 58,029 अरब रुपये हैं जो रेवेन्यू टारगेट के तौर पर रखे गए हैं। दिफाई बजट 1,313 अरब रुपये मुख्तस किया गया है और सब्सिडी के लिए 682 अरब रुपये। GDP जो है उसको 4.8% पर रखने की उम्मीद की जा रही है। निज़ामी साहब, बहुत से जो इसके खदोखाल हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मुतवाज़िन एक बजट गर्दाना जा रहा है। बिलखुसूस जो कारोबारी हल्का है उसकी जानिब से भी हुकूमत कह रही है ये प्रो ग्रोथ है, लेकिन बुनियादी तौर पर निज़ामी साहब जो सवाल आता है वो महंगाई का है। इस बजट को देख के क्या लग रहा है, हुकूमत जो है वो महंगाई से ज़्यादा क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाना चाह रही है? ये देखिए, इससे नई अप्रोच है शौकत साहब की। इन्होंने इनोवेट तो किया इसमें कि ये खसारा जो है ये पूरा हो और इन्फ्लेशन ना हो, ये इनका हदफ है। लेकिन ये अमली तौर पे ज़रा काफ़ी मुश्किलात हैं, उनको पता है शौकत साहब को इकॉनमी में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शौकत साहब से मेरा सवाल ये है कि ये शायद खान अब्बासी साहब तो बड़े पंजा झाड़ के आपके पीछे पड़ गई ऑपोजिशन, बिलावल साहब भी, और ये ऑपोजिशन जो है सिर्फ ज़बानी कलामी तक की तो मुखालफत कर रही करे, ये भी उनका हक है। लेकिन ये कहना कि ये 12 साल पुराना बजट का चरपा जो है आपने दोबारा दे दिया है, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है ये क्रिटिसिज्म? देखिए जी, मैं तो उनको जवाब दूंगा और ज़रूर दूंगा। मुझे अफसोस इस चीज़ पे है कि मैंने इन लोगों के साथ काफ़ी काम किया हुआ है और इन्होंने ये कहना कि जी वज़ीर ख़ज़ाना ने झूठ पे मबनी ये बजट दिया है, इसका मतलब मुझे झूठा कहा है ना इन्होंने। तो अगर कोई ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, खाकान अब्बासी साहब, आप तो पता नहीं झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते। शौकत तरीन कभी झूठ नहीं बोलता और ये आपको भी मालूम है कि शौकत तरीन झूठ नहीं बोलता। जी हाँ, जी हाँ। और शौकत तरीन के बारे में आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हो सकता है, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस बजट में कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ अजम्पशन जो है उसको आप डिबेट कर सकते हैं, उससे डिसएग्री कर सकते हैं। और ये कहना कि ये शौकत तरीन झूठ बोल रहा है, आई थिंक दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड आई थिंक दैट्स बिलो द बेल्ट। और अगर आपने मुझे कहा कि आगे सामने आके मेरे साथ बात करें, मैं नहीं, आप सुन लें मेरी बात निज़ाम साहब, मैं उनको पैगाम देना चाह रहा हूं, मैं तैयार हूं, ले आए कोई फोरम पे जो आप मेरे सामने आए एंड देन विल टॉक बिजनेस। सो डोंट गिव मी दिस काइंड ऑफ क्रैप सिटिंग इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस के जनाब ये तो आप आए मेरे सामने, घोड़ा भी है मैदान भी है, तो वो ऐसी बात ना करें, प्रोफेशनली बात करें तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा प्रोफेशनली और हर चीज़ का जवाब दूंगा। अब यहाँ बात आई, आपने कहा जी 12 साल पहले, 12 साल वाला बजट इनको ये उठा के देखे तो सही, क्या 12 साल के बजट के बीच में क्या हमने 4 मिलियन जो गरीब लोगों के लिए क्या घरों की बात की थी? क्या उनके लिए हमने जो अपने एग्रीकल्चर वालों के लिए हमने इंटरेस्ट फ्री लोन्स की बात की थी? क्या हमने अर्बन एरियाज वालों के लिए कारोबार के लिए 5-5 लाख रुपए की बात की थी? क्या हमने सेहत कार्ड की बात की थी, स्किल डेवलपमेंट की बात की थी? ये घबरा गए हैं, इनको समझ आ गई कि पहली दफ़ा कोई हुकूमत जो है वो गरीब के लिए बॉटम्स अप अप्रोच लेके गुर्बत ख़त्म करने आ रही है और ट्रिकल डाउन इफेक्ट के ऊपर इन्हिसार नहीं करेगी। तो घबरा गए हैं ये, और झूठा बजट, और ये झूठा बजट, कौन सा झूठा बजट भाई? और आपने तो इसलिए आप आए, आप कह रहे हैं ना कि मेरे सामने आके बात करें, मैं तैयार हूं जी। ठीक है जी। ये शौकत साहब, ये और भी तो आप पर ये कह रहे हैं कि ये सरमायादारों का बजट है, इस किस्म की बात भी की है उन्होंने। और बाकी ये कि कर्जा जो है खसारा 7.5 अरब था जो अब बढ़ के 10,000 अरब तक हो चुका हुआ है। ये इस किस्म की जो बेसरोपा इल्ज़ाम तराशी है, इसका मकसद तो आपको डिरेल करना है। बताता हूँ जी जी। नहीं, कोई डिले नहीं कर सकते। ये इनका इशू ये है कि अभी इनको समझ नहीं आ रही कि पूरी दुनिया जो है, मुझे नहीं, मैं तो इस पे अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ। आई थिंक अल्लाह ताला का शुक्र है
कि उसने ये पिज़ाराई दी हमें कि हमारा जो बजट है, नॉट ओनली के सब ने बिज़नेस के लोगों ने, आम लोगों ने, सब ने ये देखा कि उसमें सबके लिए सब कुछ है, काफ़ी कुछ है। और ये जो बजट जो है, ये कह रहे हैं कि अमीरों का बजट है। तो मैंने जो अभी ये 3-4 चीज़ें आपको गिनवाई हैं, 5 चीज़ें जो हम सोशल एक किस्म पूरा पैकेज देंगे, क्या वो अमीरों के लिए? क्या ये जो मतलब सबसे निचले जो 4 मिलियन और 6 मिलियन हाउस होल्ड जो हम अटैक करें, क्या वो अमीर लोग हैं? और दूसरी बात ये कहते हैं कि जनाब वाला आपके ये नंबर्स ऐड नहीं करते कि ये 5,800 जो है ये किधर से पूरा होगा। तो मैंने पहले भी एक किसी इंटरव्यू में किया था, इसको मैंने ऐड अप कर दिया था मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए। आज मैं फिर कर लेता हूँ, शायद खाकान अब्बासी साहब के लिए कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, कतर कलामी की माफ़ी तरीन साहब, कतर कलामी की माफ़ी, एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, यही का सिलसिला जोड़ेंगे। और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आपने चैलेंज किया है, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, अब्बासी साहब आ सकते हैं, तरीन साहब भी आ जाएंगे। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तरीन साहब, जो ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिएगा, और साथ ये भी बताइएगा जो गरीबों के लिए आपने किया है उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, बिलखुसूस ये जो 5 लाख वाला बिलासूद कर्ज है उसकी बड़ी एग्जीक्यूशन देखें। एग्जीक्यूशन ये है कि ये लोग ये सारी ये स्कीमें जो हैं पहले भी चल रही थी कि भाई हमने गरीब को जो है घरों के लोन देने हैं और एग्रीकल्चरिस्ट को भी देने हैं और कामयाब नौजवान भी था वगैरह। और हमने देखा कि उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। वो इसलिए नहीं हो रही कि जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं इनको छोटा लोन देना ही नहीं आता। तो हम ये जो है इनको NGOs के थ्रू और जो आपके NRSP है और नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करवाएंगे, क्रेडिट उनके थ्रू होगा। और वो 20 साल से ये कर रहे हैं और उनका रिकवरी रेट 99% है। ये कभी किसी ने नहीं सोचा, हमने ये सोचा और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। अब बाकी जो मैं शुरू कर रहा था बात कि 5800 की जो बात करेंगे कैसे होगा, तो खाकान अब्बासी साहब 4.7 ट्रिलियन तो इस साल हम कर लेंगे इंशाल्लाह, और मे बी हम उससे थोड़ा ज़्यादा ही करें, लेकिन चलें 4.7 ही सही। और 8% इन्फ्लेशन और 5% ग्रोथ जो करके उसके बाद जो 5800 में से जो गैप आता है वो 500 अरब रुपए का आता है। 500 अरब रुपए में जो हमने बीच में जो पॉलिसी के वो जो लिए हैं इंटरवेंशंस हैं, और उसमें यही है कि जो हमारी कई एग्जम्पशन जो हमने दी हुई थी लोगों को जो कि हमें नहीं देनी चाहिए थी, और वो हमने निकाली हैं। और कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जहाँ के जो कलेक्शन नहीं हो रही थी तो वो उसको हमने कलेक्शन को ठीक किया है। वो करके 260 जो है वो पॉलिसी लेवल के डिसीजन 260 बिलियन वो बनते हैं। अगर चाहेंगे तो मैं एक किस्म का प्रिंट करके इनको आपको भेज दूंगा। दूसरा जो है 240 अरब जो है वो एनफोर्समेंट है। सो 240 अरब एनफोर्समेंट का जो में रह गया, उसमें 160 अरब तो पिछले साल भी किया है। तो इस साल में जो हम गुजर रहा है इसमें 160 अरब किया, तो बाकी रह गया 80 के बीच में जो POSs हैं। इस दफ़ा सिर्फ हमने 10,000 किए हैं, हमारे पास 80,000 POS मार्केट में है। तो उसी को अगर हम 8 गुना कर दें तो तकरीबन इसमें से 10 अरब रुपये आए, तो 70-80 अरब रुपया तो यहीं से निकलेगा। बाकी इस दफ़ा 3,12,000 नए टैक्स पेयर्स आए थे, जिनमें से इंक्रीमेंटल जो है वो तकरीबन 25 बिलियन रुपया आया। अब इस दफ़ा हम 1 मिलियन से ज़्यादा करेंगे क्योंकि वी आर रेडी, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू उनके नाम भी हैं, सारा कुछ है। तो उसको अगर मैं वही 3 लाख को 3 गुना अगर कर दूँ तो 75 बिलियन ये भी आ जाता है। तो मैंने तो 80 बिलियन शॉर्ट था अभी, तो मैं तो उससे आगे निकल गया हूँ। तो ये ऐसी बातें ना करें, आप नंबर्स देखें, उसको लॉजिकली देखें, और उसमें कोई हमारे से कोताही भी हो सकती है, बिल्कुल उसको चैलेंज करें ना। इस तरह बैठ के कहना कि जी पता नहीं कैसे हो जाएगा, 55,000 जो था वो तो कर नहीं सके थे, वो भी उसका मैं जवाब दे देता हूँ। 55,000 जब शुरू हुआ था, 5,500 जो बिलियन जो था वो उस वक्त किया गया था जब बेस जो था वो 3,800 बिलियन था, और उसका 55 जो था वो 45% ग्रोथ थी उस पर, और इकानमी जो थी वो 2% पे ग्रो कर रही थी, उसकी ग्रोथ नीचे आ गई थी।
उस वक्त वो करना इतना मुश्किल नहीं था, काफ़ी मुश्किल था। इस दफ़ा तो हम 4700 पे बैठे हैं। सो 4700 से मुझे 58 करने में, जहाँ के टोटल मैंने आपको गिनवा दिया, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ज़रा इसको देख लिया करें बिफोर यू जस्ट कमेंट। जी जी हाँ, हाँ ये थोड़ा सा शौकत साहब, ये दोनों तरफ से ये है कि पर्सनल नहीं होनी चाहिए डिबेट। जो है डिबेट असूलों पे करें, फिगर्स पे करें, ये बात करें। ये पर्सनल जो हमले हैं ये तो कोई मुनासिब नहीं है। और आपने अच्छा जवाब दिया कि आप मुनाजरे के लिए तैयार हैं, आ जाएं आप सब चीज़ों का जवाब देंगे उनको। जी नहीं, और दूसरा इन्होंने एक और आज बात की कि जी हमारे वक्त में जो इकॉनमी थी उससे ये इकॉनमी गिर गई है और डॉलर टर्म में गिर गई है। और भाई साहब वो इसलिए गिर गई है, और आपका जो आखिरी साल था आपने उसमें जो आपकी जो रुपी का रेट है उसको गिराया था, क्योंकि ओवर वैल्यूड रुपी थी। तो आप मुझे बताएं आखिरी साल में आपकी गिरी थी कि नहीं गिरी थी? बिकॉज डॉलर जो है वो महंगा हो गया आपके रेट की वजह से। उसको जब आपने अप्लाई किया अपनी इकॉनमी में, तो आपका तो पर कैपिटा गिरा होगा ना। तो वही चीज़ अगर आप लोग जो है सही रेट रखते, तो आपकी जो आप कह रहे हैं कि 2015, 16 में, 17 में हमारा ये था, हमारी पर कैपिटा GDP वो ना होती। लेकिन उसका मैं आपको बता दूं नुकसान आपने किया क्या हमारे साथ। हमारे साथ नुकसान ये किया इस मुल्क के साथ कि 25 अरब डॉलर की जो अभी आप अपनी चेस्ट बीट कर रहे हैं ना, 25 बिलियन हमने की थी, इनकी भी अभी 25 है। तो पीपल्स पार्टी भी 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट छोड़ के गई थी। तो आपने 5 साल में, आखिरी साल में हालांकि कुछ आपने ग्रोथ दिखाई, उसके बावजूद 25 बिलियन पे खड़े रहे। लेकिन आपने नुकसान क्या किया? नुकसान ये किया कि जब आपकी 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी 2013 में, बांग्लादेश की 27 बिलियन थी। 27 बिलियन से वो 5 साल में 37 बिलियन पे गए। आप 25 पे ही रह गए, और वो भी आखिरी साल। पहले 4 साल में तो नेगेटिव ग्रोथ थी, आप 21 बिलियन पे थे। और उसी ज़माने में तेल की प्राइसेस गिरी, फूड प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस गिरी, आपकी इंपोर्ट्स को फ़ायदा हुआ, कम हुई। वो जो सारा इम्पैक्ट है, अगर मैं चाहें मैं आपको चार्ट भेज देता हूँ, कोई 28 से 30 अरब रुपए का आपने इस मुल्क को टीका लगाया जी। वो 28-30 अरब रुपए रिजर्व में होते। तो सर ये बातें इस तरह की करते हैं, इसलिए मैंने कहा आइए, मैदान भी है, घोड़ा भी है, आए मेरे सामने बात करें। जी यकीनी तौर पे सुन रहे होंगे वो, बासी साहब सुन रहे होंगे, आ जाएं, प्लेटफॉर्म हाजिर है हमारा। निजामी साहब। हाँ जी, शौकत साहब ये मैं बात करना चाह रहा था कि आपने फिर खुद ही जिक्र कर दिया कि एक्सपोर्ट्स जो है वो तो 25 पे जो पीपल्स पार्टी ने की थी बिलियन, उसी पे मुंजमद रही हैं। अभी भी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अभी भी जमूद का शिकार है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये थी निज़ामी साहब के ओवर वैल्यूड रुपी था, और हमने डिवैल्यूएशन भी की। लेकिन उसमें यह है कि कभी एक दफ़ा एक जमूद हो जाए ना जिस वक्त, तो उसको रिवाइव करने में टाइम लगता है। और अभी रिवाइवल हो ही रहा था 2019-20 के बीच में कि कोविड आ गया। अब ये इस चीज़ में इसको जिक्र ही नहीं करते कि कोविड का इम्पैक्ट आया, पूरी दुनिया में आया, पूरी दुनिया रुक गई थी उस वक्त ये है, आपके लॉकडाउन हो गए, उसके बाद आपकी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद हो गई, और उसकी वजह से जो आपकी एक्सपोर्ट्स है वो डिप की है उसने, और फिर अभी वापस आई है और अब 25 बिलियन पे है। और अगले साल इंशाल्लाह हम, हालांकि बजट तो 26.5 बिलियन की बात की है, लेकिन असल में रज़ाक दाऊद साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम इसको 30 बिलियन पे ये अगले साल में लेके चले जाएंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यही एक्सपोर्ट्स जो हैं उससे अगले साल में तकरीबन 38 से 40 बिलियन हो जाएं। तो ये अभी क्योंकि मोमेंटम शुरू हुआ है, और इस वक्त आप देखें हमारी टेक्सटाइल्स और बाकी चीज़ें हैं वो पूरी कैपेसिटी पे चलना शुरू हो गई हैं। तो अभी ये मोमेंटम आएगा, और इसमें हमने इस दफ़ा इंसेंटिव्स भी बहुत दिए हैं, नॉट ओनली टेक्सटाइल्स को दिए हैं, बाकी इंडस्ट्री को भी इंसेंटिव दिए हैं, और कई ऐसे नए जो एवेन्यूज़ भी खोले हैं जिसमें जिस तरह ये आपके मोटर पार्ट्स हैं, जिसके भी 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनमें इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्ट्स को। और फिर सबसे ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया हमने IT बिज़नेस को, जो कि कोई तकरीबन 45 से 50% पर ईयर ग्रो कर रही है। जी जी ठीक है।
जी जी शौकत साहब, ये तो होगी एक बात, ये पावर सेक्टर जो है ये भी तो एक बीमार सेक्टर बना हुआ है। और तो और वो जो मशीन है पावर के, वो आज उन्होंने बड़ी क्रिटिकल बातें की हैं बजट के ऊपर कि ये अचीवेबल नहीं है जो टारगेट्स दिए हुए हैं उसमें। ख़ास तौर पे ये बिजली के हवाले से भी यही बात हुई है। तो ये कैसे आप ये ब्रिज करेंगे जो गैप है, और ख़ास तौर पर जो ये क्या कहते हैं इसको गर्दिशी कर्जा जिनको कहा जाता है? आरिफ साहब देखें, पहली बात तो है हमारा ये मसला जो गर्दिशी कर्जा हो क्यों रहा है। हमारे जो इस वक्त जो लाइन लॉसेस हैं और रिकवरीज हैं वो रेट्स तो बल्कि जो नून लीग छोड़ के गई थी उससे बेहतर ही हैं, 1-2%। तो फिर क्या वजह है कि अभी ये गर्दिशी कर्जे जो हैं ज़्यादा हुए हैं? वो है कैपेसिटी पेमेंट्स। जो ये कारखाने लगा गए जो 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 लग रहे थे और अब पूरे हो रहे हैं, वो कैपेसिटी अभी यूज़ नहीं हो रही क्योंकि इन्होंने ओवर कैपेसिटी क्रिएट कर दी। अभी इनके होते हुए 2018 में 455 बिलियन की कैपेसिटी पेमेंट्स थी। ये छोड़ गया ना, ये तो नहीं डिनाई कर सकते ये हमारे वक्त में नहीं थी। अब वो बढ़ के ये 2023 में 1.5 ट्रिलियन की हो जाएंगी। उसको पेमेंट करने के लिए हमारे लिए मुश्किल हो रही है। तो सब हमने ये किया है कि इसका एक इनोवेशन लेके आए, क्योंकि इस वक्त अगर एक तरीका तो है, IMF ये कह रहा है यार तुम टैरिफ बढ़ा दो, लोगों पे बोझ बढ़ा दो, पैसे आ जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि गरीब आदमी जो पहले पिस रहा है तो और पिसेगा। और दूसरा ये है कि हमारी इंडस्ट्री टोटली अनकम्पिटिटिव हो जाएगी और हमारा जो वेदर डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट, तो उससे फ़ायदा नहीं है। तो हमने ये कहा कि जितनी देर तक हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इकॉनमी नहीं करती, जिसमें 5 से 7 साल लग सकते हैं, हम इनके जो कर्ज़े हैं उनको हम रीशेड्यूल कर लेंगे। जो IPPs के साथ हमने कर लिया है और बाकियों के साथ भी अभी इंटरनेशनल IPPs के साथ भी करने वाले हैं। उससे हमारे पास कैपेसिटी क्रिएट होगी और उसमें हम अपने गर्दिशी कर्ज़े जो हैं वो रुक जाएंगे इधर ही। और बल्कि हमने इस दफ़ा बढ़ा दी हैं अपने जो है सब्सिडीज़, ताकि अब एडिशनैलिटी नहीं आनी चाहिए इसमें। फिर अब एफिशिएंसी लाएंगे डिस्कोज की। आई थिंक बड़े लोग यही कह रहे हैं और मेरा भी यही वो है पॉस्चर है कि इनमें एफिशिएंसी लाएं, रीस्ट्रक्चर करें और इनको बेचें, प्राइवेट सेक्टर को दे दें इनको, ताकि हमारे पास ये लाइन लॉसेस कम हों और हमारी रिकवरी ज़्यादा हों। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको एक इनोवेशन के थ्रू हम इसको टैकल करें, रादर देन कि एक लाठी मार के ना करें। जी जी हाँ जी शौकत साहब, ये जो पावर सेक्टर की तो बात की आपने, लेकिन जब आपको लाया गया है, जब आप आए हैं वज़ीर ख़जाना, तो आपका बुनियादी मैंडेट तो था कि किसी तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, और यही चीज़ जो थी आपके पेशरो नहीं कर पाए थे। अब इस संबंध में जो भी आपका प्रोग्राम है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ये बड़े डॉल्टिंग किस्म के चैलेंजेस हैं इससे निपटने के लिए, बिलखुसूस IMF की जो रुकावट है पावर सेक्टर के हवाले से। IMF देखें, IMF के साथ हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। IMF के प्रोग्राम में रहना चाहते हैं और उसकी और हमारी डेस्टिनी एक ही है। वो कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, और 2 उनके रिफॉर्म्स जो हैं जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया हुआ है, जो कि आई एग्री विद देम कि इसमें होना पड़ेगा। और एक तो है पावर सेक्टर को हमने बिल्कुल फाल करना है, ताकि इसमें प्राइवेट सेक्टर आगे फिर इन्वेस्टमेंट्स करे, क्योंकि इसमें अभी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, ट्रांसमिशन लाइन्स में ज़रूरत है। और दूसरा जो आपकी दूसरे पावर सेक्टर या अपना वाटर सेक्टर वगैरह, इन सब के बीच में इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। तो वो जब तक आप इसको फाइनेंशियली वायबल नहीं करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एक तो वो ये कह रहे हैं इसमें आप टैरिफ बढ़ा दें, हम कह रहे हैं नहीं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा उन्होंने कहा कि आप जो रेवेन्यू है, बेस है, वो एट अराउंड 10% GDP, ये बड़ा थोड़ा है, इसको आप बढ़ाएं। और उन्होंने इसमें कहा कि सारी की सारी जो एग्जम्पशन निकाल दें और उसके बाद पर्सनल इनकम टैक्सेस पे कोई 150 बिलियन और हाइक कर दें। हमने उधर भी डिसएग्री किया। हमने कहा देखें ये ब्रॉडनिंग से होगा,
टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे हम, और ब्रॉडन करेंगे और एरियाज़ को अंदर लेके आएंगे, और ताकि जो टैक्स पेयर है वो ज़्यादा बढ़ें, रादर देन पिरामिडिंग नहीं करेंगे। जो आदमी 100 रुपये दे रहा है टैक्स, उसको 200 नहीं करेंगे। तो ये हमारा प्लान है, और हमने कहा ये जो रास्ता हम लेके जा रहे हैं आपको, हम भी वहीं पहुँचेंगे जहाँ आप कह रहे हैं कि ये स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए, अपना ये हमारी जो है सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये आप भी चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम इस पर आपके साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे, और जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, इनोवेशन ले रहे हैं, हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में, और वहाँ से फिर लेके चलेंगे। जी जी तरीन साहब, ये आपने जो IMF के साथ नेगोशिएशन की बात की है, जो बिलखुसूस पावर सेक्टर में जिस तरह वो कह रहे हैं कि आप जिस रेट पे बिजली ख़रीद रहे हैं उसी पे आगे भी दें, और टैरिफ जो है उसको बढ़ाया जाए, फिर आपने ये भी उज़र पेश किया कि कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। लेट्स सपोज़ अगर IMF इस बात पे कायल नहीं होता, अव्वल तो क्या ग्राउंड्स है जिन पे आप उन्हें कायल कर लेंगे, कायल नहीं होता तो फिर व्हाट कैन बी रिज़ल्ट, हम उससे प्रोग्राम से निकल आएंगे, फिर हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है उसका क्या बनेगा? ये बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो पूछा जा रहा है, एक अभाम है IMF और हुकूमत की निगोसिएशंस को लेके। देखें यार, अभाम तो हमारी सोसाइटी में कई लोग कई कॉर्नर्स में हमेशा ही रहता है। मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि हमारी भी यही है कोशिश, और IMF की भी यही उनकी भी यही ख्वाहिश है कि हम IMF के प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे, हम कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग लेके आ जाएंगे इंशाल्लाह। और हमें तो पूरा यकीन है कि जो हमने जो रास्ता इस्तेमाल किया है या तयन किया है वो उनको कन्विंस कर देगा। अभी भी काफ़ी कन्विंस थे, लेकिन हमने कहा आप इस तरह करें ना कि जो हमारी कारकर्दगी देख लीजिएगा, परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। अब परफॉर्मेंस हमारी है और उसी तरीके से आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, तो देन उसको आगे लेके चलेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इस वक्त ख़तरा है कि हम IMF में से निकल जाएंगे या ब्रेक डाउन हो जाएगा। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ जिक्र करेंगे पेट्रोलियम लेवी का भी, और सऊदी अरब के साथ भी सुनने में आ रहा है कि कुछ नेगोशिएशंस हो रही हैं डेफर्ड पेमेंट पे मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत लेने के लिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, सुनने में ये आ रहा है कि सऊदी अरब के साथ जो हैं वो नेगोशिएशंस हो रही हैं, और सऊदी अरब भी कुछ मज़ीद ताउन हमसे करेगा। निज़ामी साहब, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन एक मेरा सवाल और है निज़ामी साहब, वो आपसे। जी बल्कि वायदा हो चुका हुआ है गालिबन। जी हाँ जी, वो तरीन साहब से निज़ाम साहब जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है, क्योंकि आपने सारी जो ज़िंदगी है वो सियासी मामलात और ये मुआशी मामलात देखते हुए गुजार दें। निज़ामी साहब, ये बताएँ कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तनख्वाह से मुतालिक एक ख़बर है कि जो बजट है उसमें कुछ 20-22 लाख रुपए तजवीज़ की गई है, ये आपके पास इससे मुतालिक निज़ाम साहब क्या इन्फॉर्मेशन है? शौकत साहब, वो अजीब सी अवाम है उसमें कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की जो ग्रॉस सैलरी है सबको 2 लाख से ऊपर है, जो थोड़ी है मेरे ख्याल से बहुत, और अब उसको करके 20 लाख सालाना किया जा रहा है, या ये महाना है, क्या है ये? इसमें थोड़ा वो आ गया है अवाम, तो उसको तो दूर कर देना चाहिए आपको। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। प्राइम मिनिस्टर तो बड़ा फ्रूगल है, उसने तो आज एक चार्ट भेजा किस तरीके से उसने पूरे PM हाउस वगैरह के जो खर्चे हैं वो पता नहीं 1/3 कर दिए, या 30% नहीं 30% 35% कम कर दिए। तो वो तो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते, बट मुझे इसका पूरी तरीके से इल्म नहीं है। मैं आई विल नॉट लाइक टू कॉमेंट विदाउट एनी नॉलेज। ठीक है, ये दुरुस्त है। शौकत साहब, ये जो है सलीम मंडवी वाला साहब, उन्होंने दावा किया है कि IMF के इजलास से पाकिस्तान का एजेंडा निकाल दिया गया है, यानी वो ऑलरेडी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये ब्रेकडाउन हो चुका हुआ है। लेकिन सलीम मंडवी वाला तो बहुत और चीज़ें भी बहुत कही हैं जो बगैर समझ के इन्होंने कह दी हैं। इस वक्त हमारा जो है बड़ी ही मुफीद गुफ्तगू जारी है, और हमने इस वक्त जो है वो देखे ना, कोई ऐसा कम्युनिके नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि कोई इस वक्त रखना है या डेडलॉक है। सिर्फ एक चीज़ ये है कि हमने जुलाई के बीच में जो 6th रिव्यू जो ख़त्म करना था वो अब जुलाई में नहीं होगा, 1-2 महीने और लगेंगे उस पर। दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज तो पता नहीं मुझे सलीम मंडवी वाला क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं है। जी, सऊदी अरब के साथ कहाँ तक पहुँचे हैं मामला सर?
सऊदी अरेबिया देखें, इस वक्त हमारा जो उन्होंने एक ऑफ़र की हुई थी हमें, मेरे प्राइम मिनिस्टर उनको मिले थे, तो वो अभी इसमें ये एक सेंसिटिव मामला है, इसको काफ़ी अब डिबेट हो गई है पब्लिक उसमें, पता नहीं क्यों। मैंने एक दफ़ा कह दिया है कि भाई उन्होंने ऑफ़र कर दिए, हम अब उसमें नेगोशिएशन कर रहे हैं अमाउंट्स पे और टर्म्स पे, बट ये उन्होंने ऑफ़र कर दिया है और अभी नहीं की, 1 महीना 1.5 महीना पहले ही कर दी थी। इंशाल्लाह प्रीटी सून वी विल हियर सम गुड न्यूज़। निज़ामी साहब। जी जी, ये तो दुरुस्त है। शौकत साहब, ये जो आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की कि IMF और आप एक ही पेज पे हैं, तो झगड़ा किस बात पे? पावर टैरिफ पे? नहीं, वो देखें, उनका ये कुकी कटर अप्रोच होता है। वो ये सेंसिटिविटी जो आपके ज़मीन पे सेंसिटिविटी होती है ना, वो उसको नहीं देखते कि अदरवाइज तो IMF के प्रोग्राम बड़े पॉपुलर होते ना। IMF के प्रोग्राम कभी पॉपुलर नहीं हुए और ज़्यादातर तो बिल्कुल वो ख़त्म हो जाते हैं, वो कंप्लीट ही नहीं होते। तो उनका कुकी कटर अप्रोच ये है कि भाई देखो, जो चीज़ मैं अभी आज हाथ में ले सकता हूँ उसको मैं बाद में क्यों उसको पोस्टपोन करूँ। उनको आज डेट में क्या है मेरे हाथ में, मैं टैरिफ बढ़ा दूँ, मेरे हाथ में है ये पैसे। आज की डेट मेरे हाथ में क्या है, मैं पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ा दूँ, वो मेरे हाथ में है। हमारा काम है कि रियलिटी देखनी है ऑन द ग्राउंड। देखो, इस वक्त दुनिया के बीच में कोविड जो है उसने सारी दुनिया को सताया हुआ है। सारी मुल्क जो हैं वो जिसको कहते हैं मॉनेटरी ईजिंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक से भी पैसे डाल रहे हैं, फिस्कल साइड को भी उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है। हम ही हैं जिसके ऊपर ये सारी जो कदगन है। वजह क्या है कि जाहिर है ये जियोपॉलिटिकल चीज़ें भी हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं आई वांट टू गिव देम द क्रेडिट कि यार दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट, बट वी हैव टू सी कि हमारे ऑन द ग्राउंड लोग जो हैं वो क्या चीज़ इस वक्त सहार सकते हैं और क्या चीज़ नहीं सहार सकते। तो हमने उसी बेसिस के ऊपर जो है बजट अपना बनाया। जी हाँ, ये तो बजट तो गिवन स्टेट से ही बताना ना आपने, और वो ज़ाहिर है कि जो मरूजी हालात हैं, ख़ास तौर पे शौकत साहब जो महंगाई है वो तो आसमान से बातें कर रही है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए उसको कंट्रोल में लाना। और नेचुरली ये सेंसिटिविटी शायद IMF को पूरी तरह इसका अदराक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है आम आदमी के लिए। बिल्कुल है जनाब, बिल्कुल मसला है, लेकिन मैं इसका जवाब दे दूं। लेकिन जी बात सिर्फ इतनी है, हम जब इस चीज़ को महंगाई की बात कर रहे हैं तो हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें। इस वक्त महंगाई बाकी जो आपकी कोर इन्फ्लेशन 7% पे फिर रही है और बड़ी देर से 7% पे, तो वो तो 7% फिर रही, लेकिन जो आपकी जो फूड इन्फ्लेशन इस वक्त ज़्यादा इस वक्त हो गई है, वो इसलिए कि आप अब नेट फूड इम्पोर्टर बन गए हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये जो पिछले 10-20 साल में हमने काम नहीं किया ना एग्रीकल्चर पे, उसकी वजह से हम नेट फूड इंपोर्टर बन गए हैं। इसका मतलब है हमें इंपोर्ट करना पड़ रही है वीट, शुगर, जो घी तो पहले ही करते थे, पाम ऑयल वगैरह, और अब दालें भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम जब इंपोर्ट करेंगे तो इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए ना। और इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त जो है इस पूरी दिहाई पूरे 10 साल में हाईएस्ट लेवल पे हैं। जी जी, तो वही इधर भी पास ऑन हो रहा है। तो इसका हल जो है वो, और चीज़ें तो हम हल उसका हम बता ही सकता हूँ मैं, लेकिन इसका हल सिर्फ इतना है कि हम अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें, जिसकी वजह से हमने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए हैं एग्रीकल्चर को, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकें। अब मेरे शाहिद भाई, अजीज़ शाहिद भाई ने अगेन ये बात की कि हमारे वक्त में तो फूड इन्फ्लेशन ये थी वो थी, तो उनको मैं सिर्फ, और वीट हमारी ये थी, तो मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, ज़रा नंबर देखें, 4.5 मिलियन टन स्ट्रेटेजिक रिजर्व छोड़ के गई थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत। उसमें मैंने 2.5 मिलियन तो मैंने किए थे 1 साल में, 1.5 साल। इनके पास 4.5 मिलियन टन पड़ा हुआ था, इन्होंने सारा खर्च कर दिया अपने 5 सालों में, और जब गए तो बिल्कुल ज़ीरो इनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व था। और फिर उस ज़माने में लोएस्ट लेवल ऑफ फूड इन्फ्लेशन थी दुनिया के बीच में। तो और अगर फिर ये देखें जी प्रोडक्शन क्या थी, 13 से लेके आप 18 तक देखें क्या प्रोडक्शन थी। हर फसल को देख लें, किसी की 4%, 5% ऊपर गई, फिर नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। सो इफ़ यू लुक एट 2013 एंड लुक एट 2018, देयर इज़ नो नोटिसेबल डिफरेंस। क्यों?
एग्रीकल्चर पे काम नहीं किया। ड्यूरिंग दो 5 years डार साहब ने सपोर्ट प्राइस ही नहीं बढ़ाई, और उसकी वजह ये हुई कि फार्मर जो उसने पिसना शुरू हुआ तो उसने अपनी फसलें ही जो शिफ्ट करना शुरू कर दी। इस वक्त आपको फार्मर का ख्याल रखना है, आपको इंसेंटिव देना है, आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो ये जब होगा तो फूड प्राइसेस तो कम होंगी, लेकिन बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव हम भी मेजर्स ले रहे हैं। और आपको ये मैं खुशखबरी ये सुनाऊं कि ये फूड प्राइसेस पिछले 3 हफ्तों से SPI जो है वो डिक्लाइन में है, वो नीचे जा रही है। तो इंशाल्लाह इस पर भी हम काबू पाएंगे। जी और जौहर साहब, ये भी तो इसमें एक पहलू है कि जो ये कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर जा रही है इंटरनेशनल, इसमें हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी तो हो सकती है कि हम अगर एग्रीकल्चर में सरप्लस में हो तो वो हम एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू कमाएं। बिल्कुल, ये तो इसी देखें इस हमारे बजट का हिस्सा है। हम चाह रहे हैं कि नॉट ओनली हम सेल्फ सफिशिएंट बने, हम इसको एक्सपोर्ट करें कमोडिटीज़ को, और फिर उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें। कि अभी जिस तरह राइस है, इसको अगर प्रोसेस करके हम करेंगे उसमें हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे रादर देन रॉ हम जो भेज देते हैं। इसी तरीके से हम ये चाहेंगे कि बाकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड जो हमारी जो बाकी कमोडिटीज़ हैं इनकी इसको हम लोग ज़्यादा करें, और उसके लिए हमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेजेस करने पड़ेंगे, कमोडिटी वेयर हाउसेज क्रिएट करने पड़ेंगे, हमें ये जो है प्रोसेसिंग के लिए लोन्स देने पड़ेंगे। तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा, ये इस सारे पैकेज का हिस्सा है। जी ठीक है। अच्छा तरीन साहब, एक और मामला है, ये जो महंगाई है, महंगाई से रिलेटेड पेट्रोलियम का भी है सिलसिला, और लेवीज़ को लेके खासे क्वेश्चन हो रहे हैं। तरीक़ाकार क्या होगा अगर कीमतें ना कम हुई इंटरनेशनल हीट में? नहीं, तो फिर नहीं जी, अगर फिर देखें कीमतें, अभी तक तो हमने इनको लोगों को प्रोटेक्ट किया। 128% जो है पेट्रोल प्राइसेस की इंक्रीज़ हो गई, हमने कुछ 34% की है। तो ये मतलब ये है कि ये इसके इर्द गिर्द सो आई मीन हम लोग अभी तक तो प्रोटेक्ट किया है लोगों को, और हमने पास ऑन कर दिए जो PDL हमारे पास पड़ा था। लेकिन अगर ये प्राइसेस जो है नीचे नहीं आती तो हमें कुछ ना कुछ तो PDL जो है वो अपना ये जो प्राइसेस पास ऑन करनी पड़ेंगी ना। तो हम वो नहीं चाहते कि जो मुशर्रफ ने किया था कि इतना बड़ा डिज़ास्टर कर दिया था, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जैसे ही फूड पेट्रोल प्राइसेस नीचे आना शुरू कर दे तो वो भी हम कुछ तो पास ऑन करेंगे अपने अवाम को। कुछ हम ज़रा PDL भी बिल्डअप करेंगे, जो इस वक्त 4, 4.5, 5 रुपये पे सिर्फ है, जो कि मिफ्ता साहब आखिरी अपने साल में 30 रुपये, 25 से 30 रुपये पर लीटर पे छोड़ के गए थे। तो हम तो उधर से 5-6 रुपये पे सिर्फ आ गए हैं, क्योंकि हमें आवाम का बड़ा दर्द है कि उनको अगर हम रिड्यूस कर सकें उनकी कॉस्ट, तो वो हम करते रहते हैं। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे कुछ छोटी गाड़ियों से मुतालिक जो सरकार ने छूट दी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन गाड़ियां बनाने वाले जो कीमतें अज खुद बढ़ा देते हैं उसका क्या होगा, हल होगा, उससे आवाम को कैसे रिलीफ मिल सकता है? ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, कुछ इक़दाम ऐसे हैं हाउसिंग के लिए फ़ाइनेंस, फिर छोटे कर्ज़े, 5 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज़, फिर 2 लाख रुपए का एग्रीकल्चर के लिए, मशीनरी के लिए, इस तरह के जो पैकेजेस हैं पाकिस्तान में माजी में भी स्कीम्स आती रही हैं, लेकिन हमने देखा कि जो बैंक्स हैं वो उस तरह आवाम को नहीं एंटरटेन कर पाए, फैसिलिटेट नहीं कर पाए। अब की बार निज़ामी साहब आपको क्या लग रहा है, ये हुकूमत की यहाँ भी कोई अप्रोच डिफरेंट लग रही है आपको? शौकत साहब माशाल्लाह खुद कंज्यूमर बैंकिंग के बादशाह, उनको पता है सारी बात का कि ये किस तरह मुमकिन बनाया जाए कि मतलब है कि बैंकों की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़ाया ना हो और डिफ़ॉल्ट बढ़ती जाए, और ये जो आप कह रहे हैं मामला हल भी हो जाए। तो शौकत साहब, इस बारे में कोई आप इनकलाबी इक़दाम करने जा रहे हैं, मैंने सुना, वो क्या है? जी मैं बताना पसंद करेंगे आप? मैं बिल्कुल आपको ज़रूर। देखिए जी, मैं आपको ये बताऊँ कि ये सफ़र तो शुरू है बहुत पहले से। ये शोएब सुल्तान साहब थे जो 97 में मेरे पास आए, और उन्होंने मुझे कहा कि ये कोई मियाँ साहब ने उनको पैसे दिए थे, पता नहीं 500 मिलियन की क्या, वो उसके थ्रू उसको उसने एंडाउमेंट फंड में डाला और उससे ये छोटे लोन देना शुरू कर दिए। और ये शोएब सुल्तान साहब देते थे, और बांग्लादेश में
जो प्रोफेसर यूनस थे वो देते थे, ग्रामीण वाले। तो ये सोशल कोलैटरल के बेसिस पे होता है, ग्रास रूट लेवल पे जाके। तो मैंने उनको 60 करोड़ रुपया दे दिया टेस्ट करने के लिए बिहाड़ी में, और उसको फिर मैंने विदिन 3 ईयर्स 2.5 बिलियन पे ले गया और बड़ा सक्सेसफुल था। फास्ट फॉरवर्ड अभी जो है ये चीज़ें जो हैं NRSP, अखुवत, ये सारे ये लोग ये लोन दे रहे हैं। तो हमें ये ख्याल आया कि भाईजान ये बड़े कमर्शियल लोन बैंक तो नहीं दे रहे, ये तो दे रहे हैं, तो इनके पास इनको देने का तरीका आता है छोटे लोनों को, और इनके पास फंडिंग नहीं है। तो हम होलसेल फंडिंग करवाएंगे बड़े बैंकों से, ये रिटेल जाके क्रेडिट देंगे, क्योंकि इनको पता है ये कैसे करेंगे। अच्छा, किसको देंगे? वो सानिया निश्चित ने वो जो अपना सेंसस किया है, डिजिटल सेंसस, निचले 4 मिलियन हाउस होल्ड को हम पूरे पाकिस्तान में अटैक करेंगे शुरू में, और उसके बीच में उसी का जो 4 चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि काश्तकार को 12.5 एकड़ से कम वाले लोगों को 1.5 लाख रुपया पर फसल, 2 फसलें होंगी 3 लाख रुपया साल का, 2 लाख रुपया के वो लीजिंग करें इम्प्लीमेंट्स की, ट्रैक्टर्स की, लेवलर्स की वगैरह वगैरह। और उसके बाद जो अर्बन एरियाज़ में जो भी हर ख़ानदान में 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दें कारोबार के लिए। फिर हर दोनों जगहों पे छत के लिए हम पैसे दें, विच मीन्स घर के लिए सब्सिडाइज लोन दें, और उसको वो इतनी हो कि वो बेसिकली आज जो किराया देता है उससे भी उतनी उसका वो इंस्टॉलमेंट या उससे कम हो। और चौथी चीज़ सेहत कार्ड, हर घर में सेहत कार्ड होना चाहिए, लाइफ मतलब विच मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस। और 5वां है कि हर घर में एक शख्स उठाएं, उसको हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दें। तो ये पूरा का पूरा एक वेलफेयर पैकेज हम देना चाहते हैं। ये कभी नहीं हुआ 74 साल में। बड़ी दुनिया ने बातें तो की, छोटे छोटे तो मेरे ख्याल में एक्सपेरिमेंट्स किए इस स्केल का। और मैं स्केल आपको बता दूं, 4 मिलियन घरों को हमने जब ये हिट करना है ओवर द पीरियड, आई वुड से इट टेक अराउंड 3 to 4 years, बट उसका मतलब ये है कि हर साल हमें 700, 800, 1 ट्रिलियन रुपए तक इंटरवेंशन करनी है। ये नहीं हुई पहले कभी भी। और ये कौन दे करेगा? बैंक जिनके पैसे पड़े हुए हैं हुकूमत ने के पास, उन्होंने डाले हुए हैं, उनके उधर से हम निकालेंगे और यहाँ डालेंगे, और उनको जाहिर है हम गारंटी करेंगे। जी हाँ शौकत साहब, ये तो बजाया आपका कि ये लोन जो हैं, ये वैसे तो मेरा ख्याल है कि ये जो अखुवत प्रोग्राम है गालिबन जिनकी डिफ़ॉल्ट जो है वो 1% है, सारी 99% की पेमेंट हो रही सही। तो ये पहले भी ग्रामीण बैंक का भी ये तजुर्बा था कि गरीब लोग जो है वो कर्जा लेते हैं और वापस कर देते हैं। तो ये इसमें क्या ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो बैंक खुद नहीं कर सकते हैं? नहीं, ये तो पहले देखें ना जी, बैंक बड़े बैंक्स के पास वेयर विदॉल ही नहीं होती ना, वो तो बड़े लोन्स करते हैं। आपको ये मालूम है कि ये भी मैं आपको फिगर्स बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन ये है, हुकूमत के अलावा जो हुकूमत पैसा ले जाती है उसके अलावा जो क्रेडिट है, और वो जो है 85% ऑफ क्रेडिट सिर्फ डिसबर्स होता है 9 शहरों में, 9 सिटीज़। बाकी जो है तो बाकी सारे पूरे मुल्क में होता है। तो क्या ये तो ज़्यादती है ना। और इसमें क्रेडिट जो होता है 75% कॉर्पोरेट है, 6% SME है, 5-6% एग्रीकल्चर है, और बाकी कंज्यूमर है। तो ये इसलिए नहीं करते कि इनको आता ही नहीं है। और बाकी आपकी बात सही है कि रिकवरी रेट्स जो हैं, ये जो NGOs के हैं अखुवत वगैरह 99% है, और अभी कोविड में भी 99% है, 98-99%। जी। तो अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटेशन तो हमें पहली बड़ी देर से करनी चाहिए थी। जी अच्छा तरीन साहब, 2-3 कॉमन क्वेश्चन है जो बजट के बाद लोग पूछ रहे हैं। एक गाड़ी वाला मामला है, आपने तो सस्ती कर दी है लेकिन वो खुद कीमतें बढ़ा देते हैं। फिर पेंशनर्स का बोझ हुकूमत पे है, क्या पेंशनर्स को लेके भी कोई पॉलिसी आ रही है? तो ज़रा इससे मुतालिक बता दीजिए। जी, छोटी गाड़ी 850 cc के ऊपर हम लोगों ने ये ड्यूटीज़ वगैरह ख़त्म कर दी हैं, और उसके बीच में सेल्स टैक्स को भी काफ़ी कम कर दिया। और इसका मतलब ये है कि 850 जो cc की गाड़ी वेदर इंपोर्ट करें या यहाँ बनाएं, मेजर मरात हम इसलिए दे रहे हैं कि ये वो गाड़ी है जो सारे हमारी ज़्यादातर पॉपुलर है और लोग उसको यूज़ करते हैं। और हम चाहेंगे कि जो मोटरसाइकिल चलाता है वो अगर उसने माइग्रेट करना है तो
उसके ये वो इधर माइग्रेट कर सके। हालांकि अभी भी काफ़ी फ़र्क है दोनों की कीमतों में, लेकिन कम से कम अफोर्डेबल हो जाएगी ना हमारी जो लोअर मिडिल क्लास के लिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने कहा कि ये प्राइसेस बढ़ा देते, नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं। हमने उन पर अभी हमने पेनल्टी लगा देनी उन पर। अभी तो हमने ये भी करना है कि देखें ये ऑन जो है, ऑन बहुत ज़्यादा है, और वो होता इसलिए कि ये 50-60% कोई 100% भी एडवांस ले लेते हैं और फिर उस पर बैठ जाते हैं। हमने कहा ये जो नई पॉलिसी आएगी आप देखेंगे इसमें 20 से 25% से ज़्यादा एडवांस ही नहीं होगा, और अगर उसका जो है एक्स नंबर ऑफ डेज, अगर जो महीना 2 महीने में अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी जो कि कस्टमर को उनको देनी पड़ेगी। सो अब हम इसके ऊपर ऑब्वियसली अगर हम ये दे रहे हैं इनको मराद, तो हम इसके ऊपर ये सख्ती भी करेंगे कि प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं कर सकते ये। अच्छा जी शौकत साहब, आखिरी सवाल आपसे ये कि आप मुल्क के मरूफ सनतकार और बैंकर भी मियाँ मोहम्मद मंशा ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि ये करप्शन असल मसला नहीं, असल मसला जो है वो नालायकी है। यानी हुकूमती ईवानों में जो लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, ये बड़ा ख़तरा है इकॉनमी को करप्शन से ज़्यादा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए जी, डेवलपिंग कंट्रीज़ में करप्शन तो निचले लेवल पे होती है, बिकॉज जो आपके जो स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट है उसकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो लोगों ने अपने घर गृहस्थी तो करनी होती है। लेकिन ये पीटीआई जो है वो प्लेटफॉर्म, उसका प्लेटफॉर्म ही यही है कि हमने करप्शन ख़त्म करनी है। तो हम ये इस चीज़ से बैक ऑफ नहीं कर सकते कि जी करप्शन हो, तो उसको तो ख़त्म करना ही है हमने। लेकिन एक चीज़ और भी मैं कह दूं कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इकॉनमीज़ होती हैं उनमें जब इस लेवल पे करप्शन जो कम होती है, और वो उस वक्त कम होती है जब जो ऊपर वाले बैठे होते हैं वो करप्ट नहीं होते, तो नीचे वाले भी करप्शन जो है वो ध्यान से करते हैं। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो रूलिंग क्लास है वो करप्ट ना हो। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कई अपने साथियों के ऊपर एक्शन भी लिया है, और उससे हम ये चाह रहे हैं कि ये माशरा जो है करप्शन इसमें कम से कम होती जाए। इसमें टाइम लगेगा, पर जैसे जैसे करप्शन कम होती जाएगी वो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी कम होती जाएगी, और बाहर से इन्वेस्टर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। जी तरीन साहब, 1 लाइन कमेंट कर दीजिएगा, पेंशनर्स का क्या है मुस्तकबिल? बड़ा बोझ है हुकूमत पे ये जो अदायगियाँ हैं। तो बिल्कुल मिलेंगे उनको, 10% हम इंक्रीज़ भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे, और शौकत तरीन साहब ने साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को चैलेंज किया है कि वो आ जाएँ मनाज़रे के लिए, और जो वो आदाद व शुमार दे रहे हैं और जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, शौकत तरीन साहब जो अपनी सच्चाई है वो उसको साबित करेंगे। अब देखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस चैलेंज को कबूल करते हैं या नहीं। हमारा प्लेटफॉर्म 92 न्यूज़ का इसके लिए हाज़िर है, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ सकते हैं, शौकत तरीन साहब जो हैं वो उनके रूबरू होंगे। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही।